तो चलिए मेरे प्यारे, यहाँ पे 4.1 को हम सीखेंगे कि क्या इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, इसको हम पता करेंगे कि यहाँ पर द्विघात समीकरण ये है या नहीं है। सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले मैं द्विघात समीकरण के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है, 2 पावर है इसका। ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर a क्या होगा, कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मैं a 0 कर दूंगा मेरे भाई तो मेरा समीकरण क्या बन के आएगा, यहाँ पर 0 रख रहा हूं तो 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आएगा, जो कि यहाँ पर bx प्लस c क्या ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं बोलोगे। ठीक है, नहीं है ये द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर b 0 रख देता हूं तो यहाँ पर क्या ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर ax² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पर ax² प्लस सी यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके पावर क्या है, x के पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर x के पावर 2 की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर c भी 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो हमें पता है कि a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में हमें दिया गया। इसी तरह से हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर x² फिर प्लस 1 का स्क्वायर फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू x। यहाँ पर अब इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे इसे लिख देता हूँ 2x प्लस 1 इस तरह से। अब इस साइड को इधर वाले को इधर लाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए प्लस 2x लिखा है और यहाँ पे माइनस 2x लिखा है, तो a इससे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ पे x² प्लस 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें x² यहाँ पर बचा हुआ है, इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण से मैच करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे x², यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 0 है, एक इस वाले समीकरण से मिल रहा है, यहाँ पर इस वाले समीकरण से। तो x² प्लस 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे, यह हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। सत्यता की जांच में आप यही लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला सवाल आप लोग देख रहे हैं कि क्या है, x² माइनस 2x और माइनस 2 और 3 माइनस x है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x² एज इट इज रहने देंगे और 2x यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये इसको इधर लाएंगे हम लोग, क्या होगा, माइनस 2x प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस 2x क्या हो जाएंगे, माइनस 4x हो जाएगा। माइनस 4x प्लस 6 यह भी क्या है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ भी क्या है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसे भी आप लोग कहेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं। यहाँ पे मैं तो देखकर ही बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको जानना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे पहले हम x को उठाएंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमारा x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा,
फिर क्या होगा, 1 में होगा तो x होगा। अब इन्हें हम इरेज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ को यहाँ से उठाइए, तो एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। देखो -2x है तो यहाँ पे -2x होगा, और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा, इज इक्वल टू, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे वही प्रोसेस, पहले यहाँ पे फिर इसको ऐसे करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x², फिर यहाँ पे कुछ लोग जानते नहीं भाई, इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ थोड़ा सिंपल तरीके से। 3x का मल्टीप्लाई होगा 3x, अब यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो -x, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट आपका मेरे दोस्त। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि यहाँ पर x² इधर 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 भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या यहाँ पे यह द्विघात समीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी हम इसे सॉल्व करके एक तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। पूरा समीकरण को अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ही कहना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x -2x तो -x होगा, -2 अब इधर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3x -x है तो यहाँ पे 2x रहेगा, यहाँ पे इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ पे -3 है तो इधर आएगा +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2x -x -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है तो +1 हो जाएगा। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो सीधा सीधा बताएंगे यह द्विघात समीकरण नहीं। हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बताए थे कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इस तरह से मेरे भाई, फिर यहाँ पर एक बार इससे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x² आएगा। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो x आएगा। ठीक है, अब -3 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे, माइनस यहाँ पर देखो इसे अब इरेज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पे -3 का करेंगे 2 में, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 -6x, और यहाँ पे 1 करेंगे तो -3। अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, x² आएगा, और यहाँ पे +5x आएगा। आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, स्लो समझोगे तो दिमाग स्थिरता से अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर पाएगा। अगर सोचते हो कि मैं बहुत फास्ट सीखूं, बहुत तेज सीखूं, तो कभी आप अच्छे से सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि इमेजिनेशन खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर थोड़ा माइंड को स्थिर वे में समझना भी पड़ता है, दिमाग को इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2x², अब उधर वाले को इधर लाओ, प्लस यहाँ पे x -6x -5x, अब यहाँ पे -3 है, अब इधर आएगा तो -x² आएगा, इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, उधर कुछ नहीं बचा। अब देखिए 2x² है, यहाँ पे -x², क्या बचेगा, x²। यहाँ पे -5x है, यहाँ पर भी क्या है, 5x है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे -10x हो जाएगा। यहाँ पे देखो -3 है सिर्फ, तो -3। यह क्या द्विघात समीकरण है? तो हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसा बोलोगे, यह एक द्विघात समीकरण है। बहुत सिंपल है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा। इस तरह के सवाल को आप लोग अच्छे से करिए, करके रखेंगे तभी समझ में आएगा कि हमें क्या क्या जानना है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को आप लोग बना के रखिए, करके रखिए, क्योंकि आपको जितना आप प्रैक्टिस इस समय कर लेंगे उतना ही अच्छा एग्जाम में रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे करिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x -1 है, x -3 है, x +5 है, x -1 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल तरीके से करना सीखो। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इस तरह से पहले इसका कर लो, 2x² माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6x। अब यहाँ पर देखो, इसे हम इरेज कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूज कभी ना हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी कंफ्यूज हो, -x
अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर यही प्रोसेस यहाँ पर भी आजमाओ, यही यहाँ पर की भी करो। तो यहाँ पर x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में होगा। अब यहाँ पे -x हो जाएगा। अब यहाँ पे +5 है तो +5x और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने आपको बताया इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। इस तरह से फाइनल हमारा ये दोनों समीकरण बन गया है। तो अब यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को इधर लाएंगे तो 2x² माइनस यहाँ पे 7x हो जाएगा, +3 -x², यहाँ पे -x है और +5x है तो मतलब यहाँ पे +4x बचेगा। अब यहाँ पे +4 इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है, इधर आ जाएगा तो +5 है। ठीक है मेरे प्यारे, क्या आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? होगा तो कमेंट करना मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x² माइनस यहाँ पर देखो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे -7x है, -4x है, 7 4 11x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे, क्या आपको मिल रहा है? क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो बोलोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। हाँ बोलोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से आप इसे क्या करोगे, लिखोगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर और काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखो 6 वाला, तो यहाँ पर क्या दिया है, x² + 3x + 1, ये तो समीकरण सही है। अब यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। मैंने आपको a + b का होल स्क्वायर पहले ही बता दिया है कि क्या होगा। यहाँ पर a² + b² + 2ab होता है। इस तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1। अब इधर का लिखेंगे, देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक चीज गलत है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, a² + b² - 2ab क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 × x। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो गया x² + 3x + 1 = x² प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब सबको इधर लाओ, सब अपने आप चला जाएगा। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर फिर से इधर ला के दिखाता हूँ, नहीं तो कहोगे मेरे भाई अभी यही बता दे रहे हैं। x² -4 + 4x = 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे x² ही कट गया मेरा। अब क्या होगा मेरे दोस्त, तो x² कट गया तो यहाँ पर द्विघात समीकरण कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3x² 3x + 4x 7x + 1 माइनस यहाँ पे 4 = 0। क्या यह द्विघात समीकरण होगा? नहीं नहीं नहीं, यह द्विघात समीकरण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेना मेरे दोस्त, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो 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 मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या दिया गया है, x + 2 का होल क्यूब दिया गया है और यहाँ पर 2x x² - 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो यहाँ पर लिख लो मेरे प्यारे, कभी काम आएगा, एग्जाम आ गया है पास, इसलिए करो शुरुआत। यहाँ पर लिखो क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। यहाँ पर ए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत के ये सब भी फार्मूले हैं, इन्हें याद कर रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x का क्यूब लिखूंगा, फिर 2 का क्यूब लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर यहाँ पर a है तो x लिखूंगा, b है तो 2 लिखूंगा, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x प्लस 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या है, 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस 2x होगा। क्या होगा या नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन है मेरे दोस्त? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस यहाँ पे 2 क्यूब का 8 हो जाएगा, प्लस 3 6 हो जाएगा, 6x है, और यहाँ पर x प्लस 2 है, और यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पर 2x है, ठीक है। यहाँ पर x क्यूब है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या, पहले यहाँ पर 8 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 6 लिखते हैं, 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12x। अब इसे इधर ला देते हैं, जिससे यहाँ पर 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x आ रहा है, और यहाँ पे प्लस 8 आ रहा है, इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? कोई बोलेगा तो कहना भाई कभी नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, यह एक यहाँ पर त्रिघात का समीकरण है। यह द्विघात के समीकरण होने के लिए आपके पावर पे 2 होना ही चाहिए। यहाँ पर 2 नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया, काफी अच्छे से मजा आ रहा होगा। यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर a वाला a दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का यहाँ पर होल क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर वहाँ पर a प्लस बी का दिया था, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस बी। इस तरह से हमें क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है, तो भी हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो इन दोनों फार्मूला को याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल को करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब यहाँ पर एज इट इज वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर x का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस 2 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ पे एक्स माइनस 2। जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह पे से यहाँ पर करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यार, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
6x-2। अब देखो सभी को इधर लाओ, एक्स क्यूब 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ पे -8 नहीं +8, यहाँ पे इधर आएगा +6x और x-2 इक्वल टू 0। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज कट जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8, अरे भाई 9 लिख दो डायरेक्ट, 9, और यहाँ पर +6x² और यहाँ पर -12x इक्वल टू 0। हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर देखते ही चलो, यहाँ पे होगा -12। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर 4x², अब यहाँ पे देखो 4 नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या है, यहाँ पे 4x² है माइनस और यहाँ पे 6x² है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस में होगा। अब यहाँ पे -x है, यहाँ पे -12x है, तो यहाँ पे क्या होगा 13x हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे +9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो आप बोलेंगे हाँ मेरे भाई द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर बोलेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर यह पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा देखते हैं। फर्स्ट वाला हो गया है मेरा। अब यहाँ पर क्या आ गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको पता है कि पहले ही दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें इन सभी का क्या करना है, समीकरण निरूपित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे 528 मीटर का एक क्या बना लेते हैं, आयताकार भूखंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, एक आयताकार 528 मीटर का हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये क्या है कि 528 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है। अब यहाँ पर क्या बोला है, क्षेत्र की लंबाई, यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले देखो क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई, लंबाई तो a है हमारा, लंबाई तो a है हमारा, और चौड़ाई तो मेरा a है, चौड़ाई के 2 गुने। अब यहाँ पर दिया तो है नहीं चौड़ाई का 2 गुना, तो क्या है, हम यहाँ पर चौड़ाई को मान लेते हैं x है। अगर चौड़ाई के 2 गुने से 2, यहाँ पर देखो 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई x मान लिया हमने। अब चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2x होगा, और उससे कितना अधिक है, 1 हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना अधिक है, 2x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भूखंड, यहाँ पर लिखोगे ऐसे, माना भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x। ठीक है, और यहाँ पर भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, भूखंड की लंबाई 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा दिया है 528, यहाँ पर लिखेंगे 528।
हमारा लंबाई कितना है 2x+1 दिया गया है, और चौड़ाई कितना है, हमारा कितना चौड़ाई है x है। अब यहाँ पर आपको इसका इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें एक बार, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 528 इक्वल टू 2x² + यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पर इसे हम इस तरफ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2x² + इसको उस साइड ले जाएंगे तो 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर समीकरण हमें व्यापक समीकरण इसका क्या हुआ, मिल गया है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ भी इसमें ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं। सिर्फ आपको पहले भूखंड बनाना होगा। अब यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहा है क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई जैसे यहाँ पर के को पकड़ लेना, के को पकड़ना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप पकड़ लोगे तो यहाँ पर सवाल क्या हो जाएगा, मेरा हल हो जाएगा। ये हमारा समीकरण व्यापक समीकरण बन गया, समीकरण के रूप में हमारा सवाल निरूपित हो गया। तब यहाँ पर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब क्रमागत की बात आती है तो उसमें क्या किया जाता है, कभी कहता है कि धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक, इस तरह से आते हैं। तो क्रमागत का मतलब ही होता है कि जैसे माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या किसे मान लेते हैं हम लोग, यक्स। कुछ मानेंगे तभी ना दूसरी क्रमागत संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर पहली क्रमागत संख्या क्या होती है, यक्स हो गई। यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूं एक है, और मैं कहूं कि दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, एक में अगर मैं एक जोड़ूंगा तभी ना दूसरी क्रमागत संख्या आएगा। अब इसी में एक और जोड़ूंगा तो कौन सी आ जाएगी, तीसरी क्रमागत, एक और इसमें जोड़ दूंगा तो चौथी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, पता करना है। अब यहाँ पर बोल दिया है इनके गुणनफल, इनका गुणनफल क्या है, इन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 है। तो x × x+1 = 306, यहाँ पर इनके गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो इनका गुणनफल 306 है, तो यहाँ पर हम क्या बताए थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, x² + x। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पर x² + x -306 = 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण यहाँ पर बन गया। और इस तरह से हमें क्या करना है, इन सभी सवालों को करना है। क्रमागत संख्या काफी आसान होते हैं। अगर यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या कहता तो हम x+2 मान लेते, x+3 मान लेते, इस तरह से क्या करते, हम कर लेते। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन गया। इसे भी आप लोग क्या करिए, राइट कर लीजिए। माना पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है, और यहाँ पर x × x+1 306 हो जाएगा, इक्वल टू x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से हमारा समीकरण मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा तीसरा सवाल है, और यहाँ पर क्या दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु को
नना है, ठीक है। तो यहाँ पे माना माना रोहन की वर्तमान वर्तमान आयु इज इक्वल टू यक्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोहन की आयु से 26 वर्ष उसकी माँ क्या है, अधिक है। तो रोहन की माँ की आयु यहाँ पे लिखोगे, रोहन की माँ की आयु कितना अधिक है, 26 वर्ष क्या है, अधिक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ए पॉइंट जो दिया गया है, ए पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ से अब से 3 वर्ष वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर क्या आयु होगी रोहन की और रोहन की माँ की, बताओ मेरे दोस्त। यहाँ पर इस समय मैं अगर 20 साल का हूं और 3 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 23 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ पर ये नहीं, पहले की बात नहीं कह रहे हैं कि 3 वर्ष में पहले कितने का था, ये 3 वर्ष बाद कितने के तुम हो जाओगे, यहाँ पर ये बात हो रही है। इस समय जो तुम्हारी आयु है, मान लो तुम्हारा 15 साल का होगे, तो इस समय 3 वर्ष बाद तुम कितने के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे। तो यहाँ पर इतना पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। तो अब से अब देखो, 3 रोहन की आयु, तो 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, वृद्धि हो जाएगा, 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा। अब देखो, इतना था x+26 और +3, जुड़ेगा कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि अब 3 वर्ष इसमें ऐड होगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा x+29। अब देखो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गुणनफल, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे आयु 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद वाली बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आयु कितना है, x प्लस पहला है रोहन की आयु x+3 और x+29, ये क्या है 360 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें मैंने बताया है, तो x² हो जाएगा, 29x हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई हम लोग एक बार इसमें फिर इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +3x हो जाएगा और प्लस 9 3 18, फिर 3 दूनी 6, 9 3 18, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा और यहाँ पर 360 रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर कितना आएगा, x², अब यहाँ पे 32x और यहाँ पे +78 माइनस 360। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 में से अगर मैं 78 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 5 7 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा मेरे भाई, x² प्लस 32x और प्लस 282 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर हमारा समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। दिमाग में रखो मेरे भाई, 3 वर्ष के बाद की बात हो रही है तो हम 3 वर्ष की बात करेंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है इससे हमें नहीं मतलब, हम 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष में हमारी आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरा अगर मैं 21 का हूँ, 1 वर्ष बाद मेरा 22 हो जाएगा, 2 वर्ष बाद मेरा 23 हो जाएगा, तीसरे वर्ष 24 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए, तो इसे कर लो। फिर इसके बाद मैं चौथा वाला सवाल है मेरा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेलगाड़ी जब चलती है, यहाँ पर रेलगाड़ी जब चलती है तो क्या करती है, ये समान दूरी से, समान चाल से यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और समय कितना लेती है, टी लेती है। समय कितना लेती है, टी लेती है। समान चाल से क्या करती है, तय करती है। और समय, अगर समान चाल से कोई भी रेलगाड़ी चल रहा है तो यहाँ पर हमें समय नहीं दिया है तो इसे हम टी मान लेंगे। तो यहाँ पर कोई क्या है, 480 मीटर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पर चाल भी नहीं दिया गया है तो हम मान लेंगे कि हमारा चाल क्या है, यहाँ पर रेलगाड़ी यक्स किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर आपको अपने ननिहाल जाना हो, अपने नानी के यहाँ जाना हो, तो आपको अगर बाइक मिल जाए तो आप उसकी स्पीड को क्या करोगे, हुन कर दोगे, दबा दोगे, कहोगे कि अब रफ्तार में मुझे पहुंचना ही है। तो यहाँ पे रफ्तार जैसे बढ़ाओगे, स्पीड मतलब चाल बढ़ जाती है। अब यहाँ पर चाल तो बढ़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर चाल क्या हुआ था, रेलगाड़ी की घट गई। और यहाँ पर कितना हो गया रेलगाड़ी की चाल उतना ही दूरी तय करना है, लेकिन 480 किलोमीटर ही दूरी तय करना है। लेकिन रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया, घट गया। और कितना आ गया, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी अच्छे से समझो पहली बात। अब यहाँ पर चाल कितना हो गया, यक्स में से 8 को क्या किया, कम कर दिया, कम हो गया। तो यहाँ पर किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पर जब स्पीड कम करोगे बाइक का, तो समय लगेगा अधिक। अब हमें पहुंचना था 45 मिनट में, लेकिन हम पहुंचे 1 घंटा में। तो यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा स्पीड क्या हुआ, कम हुआ। और स्पीड कम हुआ तो टाइम हमारा बढ़ गया। तो कितना हो गया, t+3। यह स्थिति 1 था, यह स्थिति हमारा 2 था। इसे बड़े ध्यान से समझो, स्थिति ये हमारा 1 था, स्थिति ये हमारा 2 था। अब यहाँ पर हम लोग काफी अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर मानेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल यक्स है, और यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल यक्स है। अब यहाँ पर कितना दूरी तय करना है, दूरी रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है मेरे भाई, 480 मीटर। अब यहाँ पर पहले स्थिति का वो कर लेते हैं। तो पहली स्थिति में हमारा कितना आया, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, चाल दिया है और दूरी दिया है, हमें समय नहीं पता है। तो समय बराबर क्या होता है, सॉरी
फर्दर। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां पर दूरी कितना है, दूरी कितना है 480 बटे यक्स। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। वो भी टी बराबर माना है हमने 480 बटे यक्स, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यहां पर दूसरी स्थिति क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है अब, x-8 है। ठीक है, किमी प्रति घंटा। अब यहां पर रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया, रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी उतना ही है 480 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर रेलगाड़ी द्वारा उतना ही दूरी तय किया गया। अब यहां पर समय कितना लगा, रेलगाड़ी में समय कितना लगा, समय बराबर कितना है, समय समय बराबर क्या होगा, दूरी उतना ही है लेकिन चाल यहां पर x-8 है। अब हमारा समय कितना लगा था, t+3 लगा था। यहां पे लिखेंगे t+3, 480 माइनस x-8। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 और देखने पर क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर ये स्थिति आपको समझ में आ गई कि नहीं, आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। इसे रफ पे उतार लो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा भाइयों, क्योंकि अब जरूरत है, हमें करना है। रफ पे उतार लो मेरे दोस्त। तो यहाँ पर इसे पहले इरेज करता हूं, तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, इरेज नहीं, अब यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, अब यहां पर देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर टी का मान यहां रख सकते हैं, देखते रहो खाली, यहां पर टी का मान रख सकते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर देखो समीकरण समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, अब यहां पर टी का मान रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 480 बटे x+3 इज इक्वल टू 480 बटे x-8। यहां पर इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 480 बाई x, अब इसको इधर लाएंगे, 480 x-8, अब यहां पर +3 इक्वल टू 0। क्या हो गया, यहां पर इतना आ गया। अब इसको 480 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर उधर भी ले जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, इधर भी ला सकते थे लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आप देखिएगा 480 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर बचेगा 1/x-1/x-8 +3 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारा क्या होगा, समीकरण कैसे बन जाएगा, अब ये उधर जाएगा। अब यहां पर देखो x-8 माइनस x बाई x-8, यहां पर हम 3 को उस साइड ले जाते हैं जो कि -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, और यहां पर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो 480,
अब यहाँ पर x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, -8 बाई x -8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3। इतना आ जाएगा। जब इतना आ गया मेरा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 480 इंटू 8 यहाँ पर माइनस लग जाएगा और इसका तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा यक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यक्स -8, यहाँ पर यक्स माइनस क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। क्या इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इसे एक पॉइंट को हम लोग इरेज करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसे इरेज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो -480 इंटू 8 और -3 इंटू x -8। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x कर दो यार, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 4 4, अब यहाँ पे 6 माइनस। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x² और 24 क्या हो जाएगा, 24। अब इसको क्या करेंगे, 3x² 24x, अब इसको उस साइड ले चलेंगे, 3x² -24x -3640 0। यहाँ पर हमारा समीकरण जाकर बन गया है मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे काफी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।